क्या आपको मालूम है साल 2008 सौम्या विश्वनाथन जो एक रिपोर्टर थी, देर रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके वो अपने घर जा रही थी। आधे रास्ते पहुंची थी तो आखिर हुआ क्या जो वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाई और सुबह मालूम चला कि उसके किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2008 में ये हत्या हुई। 18 अक्टूबर 2023 यानी इस साल सौम्या के कातिलों को सजा मिली। कोर्ट रूम के बाहर जब सौम्या के बूढ़े माँ बाप आए तो उनके चेहरे पर एक संतोष था कि चलो आखिरकार उनकी बेटी के हत्यारों को सज़ा तो मिली और उनकी बेटी को न्याय मिला। लेकिन ये न्याय आया तो लेकिन 14-15 सालों के इंतज़ार के बाद आया। बहुत मशक्क़त और बहुत देर हुई। क्यों हुआ ऐसा, इसको समझने के लिए सौम्या विश्वनाथन की हत्या की कहानी समझनी होगी। 25 साल की सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में बतौर प्रोड्यूसर काम करती थी। हेडलाइंस टुडे वही चैनल है जिसका नाम बदलकर इंडिया टुडे टीवी कर दिया गया। इस चैनल में सौम्या का काम था क्राइम की खबरों को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति स्क्रीन पर आकर आपके सामने खबरें पढ़ रहा है तो उसके पीछे एक प्रोड्यूसर होता है। वो प्रोड्यूसर एक पूरे खबर की रिसर्च करता है, उसे लिखता है और जब एक एंकर उसे स्क्रीन पर पढ़ लेता है तो प्रोड्यूसर उसे एडिट कराता है, फिर सजा धजाकर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने लायक बनाता है। तो सौम्या भी यही काम करती थी। सौम्या दोपहर में 3 बजे हेडलाइंस टुडे के ऑफिस आती और रात में 12 बजे अपनी शिफ्ट पूरी करके निकल जाती। कभी वो ऑफिस कंपनी की कैब से आती तो कभी अपनी सफ़ेद रंग की मारुति जैन कार से। कैलेंडर में तारीख थी 29 सितंबर 2008 सोमवार का दिन। सौम्या दोपहर 3 बजे दफ्तर आ गई। कुछ देर बाद देश में आतंकी हमले होने वाले थे। घड़ी में 9:30 बजे देश के 2 राज्यों में बम धमाके शुरू हुए। गुजरात के मोदासा में एक धमाका हुआ और महाराष्ट्र के मालेगांव में 2 धमाके हुए। देखते ही देखते 10 लोगों की लाशें गिर गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके कुछ दिन पहले ही 15 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में एक के बाद एक 17 बम धमाके हुए और 30 लोग मारे गए थे। ये वो साल था जब देश के अलग अलग राज्यों में मई से लेकर सितंबर तक बेतहाशा आतंकी हमले हो रहे थे। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर कुछ ऐसे बड़े शहर थे। तो जब ये 29 सितंबर को ब्लास्ट की खबर आई तो सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हो गई और ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद ही एक और खबर आई। अहमदाबाद में पुलिस को 17 एक्टिव बम बरामद हुए। ये बम फट जाते तो शायद सैकड़ों लोगों की जान और जाती, लेकिन बॉम्ब स्क्वाड ने इन्हें समय रहते ही डिफ्यूज़ कर दिया। इधर सौम्या के न्यूज़ रूम में हलचल मची हुई थी। पत्रकार इधर से उधर भाग रहे थे, बहुत सारी स्टोरी आ रही थी। टीवी पर लगातार आतंकी हमलों का कवरेज लाइव चल रहा था। सौम्या को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। सौम्या जो अपना काम रात को 12 बजे तक खत्म करके घर चली जाती थी, वो रात 2:30 बजे तक फ्री नहीं हो पाई थी। कैलेंडर में तारीख 30 सितंबर की लग गई थी। उस रात सौम्या के साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर खान भी लगातार काम कर रहे थे। न्यूज़ रूम में स्टोरी का फ्लो थोड़ा शांत हुआ। सौम्या ने अपना काम समेटा और आखिरकार रात 3 बजे घर जाने के लिए अपनी कार की चाबी और दूसरे सामान उठाए। रात 3:02 पर उन्होंने ऑफिस से पंच आउट किया। लिफ्ट से पार्किंग तक गई, कार में चाबी लगाई। जब उन्होंने कार में चाबी लगाई तभी पीछे से पार्किंग में कैफ़े चलाने वाले एक बंदे ने सौम्या को आवाज़ दी। उसके कुछ पैसे सौम्या के पास बाकी थे। सौम्या ने उसकी आवाज़ सुनते ही पर्स से पैसा निकालकर सौंप दिया और कार में बैठकर पार्किंग से निकल गई। सौम्या की गाड़ी दफ्तर से घर की ओर चल निकली। चूँकि रात के 3 बजे से ज़्यादा का वक्त हो रहा था, लिहाजा सड़क खाली हो गई थी और दिल्ली का ट्रैफिक सड़क पर नहीं था। सौम्या बिना किसी रोक टोक के आराम से चली जा रही थी। रात 3:32 पर सौम्या ने अपने मोबाइल से अपने पापा M.K. विश्वनाथन को फ़ोन किया। पापा से बताया कि वो बसंत कुंज के नेशनल मंडेला रोड पर पहुंच गई है, अगले 5 मिनट में वो घर पहुंच जाएगी। इतना कहकर सौम्या ने फ़ोन काट दिया, लेकिन सौम्या घर नहीं पहुंची। रात 3:40 के आसपास लोगों ने उसी नेशनल मंडेला रोड पर डिवाइडर के पास एक कार पलटी हुई देखी। कार वही थी, सफ़ेद रंग की मारुति जैन। लोगों ने ड्राइवर की सीट पर देखा तो सौम्या पड़ी हुई थी। उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा था। तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया गया। पुलिस आई, सौम्या को एम्स लेकर गई, लेकिन एम्स पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सौम्या को मृत घोषित कर दिया। सौम्या के टीममेट और परिजन अस्पताल पहुंच चुके थे। सब इस घटना से शॉक्ड थे। सौम्या जो कुछ देर पहले आतंकी हमलों की घटनाओं को फटाफट ट्वीट करके लाइव फीड पर भेज रही थी, वो अब नहीं रही थी। अब सुबह सब 11 बजे का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे सौम्या की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। समय बीता, डॉक्टर आए, पोस्टमार्टम शुरू हुआ। लगभग आधे घंटे बाद यानी सुबह 11:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। सौम्या के सिर के पीछे के हिस्से में गोली धसी हुई मिली थी। सौम्या का कत्ल किया गया था, सौम्या का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पुलिस ने FIR में अनजान लोगों के खिलाफ धारा 302 यानी
हत्या करने की धारा जोड़ी। अब जांच की दिशा बदल चुकी थी। जानकार बताते हैं कि हत्या की बात सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने 4 एंगल से केस की जांच शुरू कर दी। पहला, क्या यह रोड रेज का केस था? ऐसे केस दिल्ली में आम है, जहां 2 गाड़ी चलाने वालों ने गुस्से में आकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। दूसरा, क्या यह छेड़छाड़ से जुड़ा केस था? तीसरा, क्या यह लूट केस था? चौथा, क्या यह प्रोफेशनल या पर्सनल किस्म की दुश्मनी का केस था? पुलिस ने अपनी जांच के लिए सौम्या के दफ्तर में भी पूछताछ की। सौम्या के कॉल डिटेल निकाले, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई ऐसी लीड मिली जिसे पकड़कर पुलिस आगे बढ़ सके। पुलिस ने आम लोगों से भी गुहार लगा ली थी, अगर किसी ने सौम्या के कत्ल की वारदात को देखा है तो वो आकर मिले। कहीं से कोई मदद नहीं मिली। साल खत्म हुआ, कैलेंडर बदला, 2009 लग गया। दिल्ली पुलिस की जांच अटकी रही। सौम्या के हत्यारे पहुंच से दूर थे। मार्च का महीना आया और इस मार्च में दिल्ली में एक और मर्डर हुआ। 18 मार्च 2009 की तारीख थी। 28 साल की जिगीशा घोष एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उन्होंने अपनी शिफ्ट पूरी की और कंपनी की कैब से वसंत विहार में अपने घर आई। वो जिस समय कैब से उतरी उस समय पर वो फ़ोन पर अपने कलीग से बात कर रही थी। उसी समय उनके पास 3 शराब पिए हुए लोग आए, रास्ता पूछने लगे। जैसे ही जिगीशा ने उन्हें रास्ता बताना चाहा, तीनों आदमियों ने उसे पकड़ा और ग्रे कलर की सेंट्रो कार में खींच लिया। उन्होंने उसे लूटा, एटीएम कार्ड का पिन भी जबरदस्ती उगलवा लिया। उसे देसी तमंचे से गोली मारकर उसे पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उन्होंने जिगीशा की लाश को सड़क किनारे फेंक दिया। लाश 3 दिन बाद पुलिस को बरामद हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में वही ग्रे कलर की कार बार बार आवाजाही करती दिखाई दी। पुलिस ने भी नोटिस किया कि जिगीशा के एटीएम कार्ड से कैश निकाला जा रहा है, खरीदारी की जा रही है। पुलिस ने उन जगहों पर दबिश की जहां एटीएम कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया। जब इन लोगों से पूछताछ की तो इन्होंने जिगीशा की हत्या की बात स्वीकार कर ली। इनकी निशानदेही पुलिस ने एक 315 बोर का देसी तमंचा भी बरामद किया। लेकिन इस घटना की जांच कर रही पुलिस की टीम को एक शक हुआ कि ये घटना इन लोगों द्वारा की गई पहली वारदात नहीं है, इनके हिस्से और भी ऐसे अपराध हो सकते हैं। फिर पुलिस ने जिगीशा कांड के आरोपियों से 1 राउंड और पूछताछ की। आरोपियों ने कहा कि एक और मर्डर किया है हमने, और 30 सितंबर 2008 को भी एक लड़की को नेशनल मंडेला रोड पर मारा था। ये आरोपी सौम्या विश्वनाथन की बात कर रहे थे। फिर पुलिस ने इनकी निशानदेही पर एक और आदमी को अरेस्ट किया। सौम्या के मर्डर केस में कुल 5 आरोपी के नाम दर्ज किए गए: अजय सेठी, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार। जब हत्यारे पकड़ में आए तो उन्होंने मर्डर की कहानी सुनाई। बताया कि मर्डर की रात में वो अपनी सेंट्रो कार में बैठे थे। उन्होंने सौम्या की गाड़ी देखी तो वो सड़क पर बहुत आराम से चल रही थी, ना बहुत तेज स्पीड ना बहुत धीमे। जिस जगह सौम्या की कार गिरी पड़ी मिली थी उसी जगह से 3-4 रेड लाइट पहले सौम्या की कार का हत्यारों ने पीछा करना शुरू किया। उनका इरादा सौम्या को लूटने का था। कार की स्पीड देखते हुए लूटने का काम आसान लग रहा था। ये लोग अपनी कार सौम्या के कार के बगल लेकर चलने लगे। गाड़ी रोकने का इशारा किया। सौम्या ने यह देखकर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। हत्यारों ने भी कार की स्पीड बढ़ा दी। फिर इनमें से एक हत्यारे रवि कपूर ने अपना 315 बोर का तमंचा निकाला। उसने ये तमंचा 1 महीने पहले ही खरीदा था। जब सौम्या नहीं रुक रही थी तो उसने अपने साथियों से कहा कि वो निशाना लगाकर दिखाएगा। रवि ने सौम्या की कार पर पहली गोली चलाई। वो गोली कार की पिछली नंबर प्लेट से जाकर टकराकर निकल गई। फिर रवि ने एक और गोली चलाई। ये गोली कार का पीछे वाले विंड ग्लास को तोड़ते हुए सौम्या के सिर के पिछले वाले हिस्से में घुस गई। चूंकि सौम्या की कार की स्पीड तेज थी तो इसलिए गोली लगने के बाद कार पर से सौम्या का कंट्रोल हट गया और कार रोड डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हत्यारे अब भी नहीं भागे बल्कि आगे से यू टर्न लेकर वापस आए। फिर सौम्या की गाड़ी के पास अपनी कार रोकी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके सर से खून बह रहा है और वो होश में नहीं है तो वो घबरा गए और फिर वहाँ से सीधे सरिता बिहार की तरफ भाग निकले। बाद में उन्होंने टीवी चैनलों और अखबारों में सौम्या की तस्वीरें देखी, जिसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने एक पत्रकार का खून किया है। इस केस को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि जिस रवि ने गोली चलाई थी वो दिल्ली पुलिस का खबरी था। जब सितंबर 2008 में सौम्या की केस की जांच शुरू हुई थी तो वो पुलिस की टीम के साथ मौकाए वारदात पर आवाजाही कर रहा था, साथ ही दूसरी जांच गतिविधियों में भी शामिल था। जब 30 सितंबर के दिन सौम्या की डेड बॉडी एम्स में रखी हुई थी तो वहां भी रवि पुलिस की टीम के साथ गया था। पुलिस उससे सौम्या के हत्यारों को पकड़ने के लिए कहती। रवि हर बार कुछ दिनों की मोहलत मांगता ताकि पुलिस को भरमाया जा सके, लेकिन रवि ने कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में जिगीशा का भी कत्ल किया, जिसने उसकी पोल खोल दी।
चूँकि वसंत कुंज और वसंत विहार के इलाके दिल्ली एयरपोर्ट के पास मौजूद है, तो दिन भर इन इलाकों से कारों की आवाजाही लगी रहती है। सौम्या के हत्यारों ने बताया कि हम इन्हीं कार सवारों को लूट लिया करते थे, इनका पीछा करते थे, सुनसान जगह देकर इन कार सवारों को लूट लेते थे। इन बयानों के आधार पर पुलिस जांच शुरू हुई। सौम्या की कार, आरोपियों की कार और तमंचे और कारतूस के टेस्ट किए गए। आरोपियों पर मकोका भी लगाया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून के तहत संगठित अपराध की जांच होती है और इनकी सुनवाई स्पेशल मकोका अदालत में होती है। सबूत और गवाह पुलिस की जांच में पक्की थी। 6 फरवरी 2010 के रोज 5 अपराधियों के खिलाफ मकोका हत्या डकैती के तहत आरोप तय किए गए और इसी के साथ आता है केस में बड़ा सवाल कि जब आरोप 2010 में तय हुए तो ऐसा क्या हुआ कि न्याय मिलने में 14 साल लग गए। 2023 में अक्टूबर के दिन 5 अपराधियों को दोषी करार दिया गया। ये 14 साल एक पत्रकार के माँ बाप कचहरी के चक्कर लगाते रहे। ये सवाल तब और ज़्यादा अजीब हो जाता है जब इन्हीं लोगों को जिगीशा घोष के मर्डर केस में 2016 में दोषी करार दिया गया और रवि कपूर और अमित शुक्ला को निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। साल 2018 में जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस IAS मेहता की बेंच ने इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो सौम्या के केस में इतना समय क्यों लगा? सौम्या के इस केस में टोटल 320 बार सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने 23 अप्रैल 2010 से सबूत पेश करना शुरू किए और ये सबूत पेश करना 17 मई 2023 तक जारी रहा। इस केस में प्रोसिक्यूटर पक्ष के वकील भी लंबे समय तक गायब रहे। सीनियर प्रोसिक्यूटर राजीव मोहन को इस केस का स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था, लेकिन साल 2016 तक वो कई मौक़ों पर कोर्ट में डेट पर नहीं आ पाए थे और आखिर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर कोर्ट ने बहुत सारे नोटिस दिए, तब भी प्रोसिक्यूटर को नियुक्त नहीं किया जा सका। एक आरोपी बलजीत मलिक ने फरवरी 2019 में कोर्ट में अर्जी लगाई, कहा कि ट्रायल तेज किया जाए। 9 साल में 88 में से 45 गवाहों की गवाही हुई। इसी समय सौम्या के पेरेंट्स दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मिले और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जल्द से जल्द नियुक्त करने की मांग की। इस दौरान एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अपसेंट में बहुत सारे वैकल्पिक प्रोसिक्यूटर केस को साकेत कोर्ट में प्रेजेंट करते रहे। मार्च 2022 में आरोपियों की कोर्ट में गवाही शुरू हुई, जो मई 2023 तक जारी रही। फिर इस केस की सुनवाई कर रहे जज का भी रूटीन ट्रांसफ़र हो गया। 1 सितंबर 2023 को स्पेशल मकोका जज रविंद्र कुमार पांडे ने केस की सुनवाई शुरू की। रोज़ 2 घंटे केस की हियरिंग हुई। रोज़ सुनवाई के समय सौम्या के माता पिता कोर्ट में न्याय की राह देखते रहते और फिर आखिरकार 18 अक्टूबर 2023 इस साल कोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी सिद्ध किया और इस तरह 15 साल बाद सौम्या विश्वनाथन को न्याय मिला। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बताएं।